लेकिन अगली फिक्र पाकिस्तान की हो रही है, और हमें नहीं, खुद पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान से खबर है जहां तख्ता पलट के सायरन बजने लगे। आतंकियों को पालने वाले इस देश में पिछले 24 घंटों से तख्ता पलट की चर्चाएं ट्रेंड कर रही हैं, और वहां के वीडियोस में भी सत्ता और सेना विरोधी लहर दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखें, इनमें कई छुपे हुए सवाल हैं जो पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है। जब जब पाकिस्तान में आर्मी जनरल की ताकत बढ़ाई गई है, तब तक पाकिस्तान के सामने मुश्किलें और बढ़ी हैं और तख्ता पलट हुआ। एक दिन पहले ही एक हारे हुए जनरल को प्रमोशन मिला, और उसके बाद सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक आग ही आग दिखाई दी। इसकी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि असीम मुनीर भले ही फील्ड मार्शल बन गए हो, लेकिन पाकिस्तान इस समय उनके लिए माइनफील्ड बना हुआ है। ये वही असीम मुनीर हैं जो भारत के हमलों से डरकर बंकर में छुप गए थे। कायदे से तो असीम मुनीर को बुजदिली के लिए फील्ड मार्शल कहा जाना चाहिए या मार्शल ऑफ द बंकर, लेकिन ये पाकिस्तान की जनता का भी दुर्भाग्य है कि उनकी सरकार सत्ता बचाए रखने के लिए एक ऐसे जनरल को प्रमोट कर रही है जो मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है। अब देखिए कि आखिर असीम मुनीर की ताकत कैसे बढ़ गई। कल तक असीम मुनीर सिर्फ 4 स्टार जनरल थे, लेकिन अब फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर को 5 स्टार जनरल के तौर पर याद किया जाएगा। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों से ऊपर होता है। अब आखिर असीम मुनीर ने ऐसा क्या किया कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में जनरल अयूब खान को ही फील्ड मार्शल बनाया गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या असीम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे अयूब खान बनना चाहते हैं? क्योंकि वर्ष 1959 और 2025 में ज्यादा अंतर नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये समझ लेते हैं। देखिए, 1958 में तख्ता पलट करने के अगले वर्ष 1959 में अयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल बन गए, और इसके बाद 2025 में असीम मुनीर को पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया। वर्ष 1965 में अयूब खान फील्ड मार्शल के तौर पर भारत से युद्ध में हार गए थे, जबकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में असीम मुनीर के आर्मी चीफ रहते हुए पाकिस्तान की हार हुई है। 1965 के युद्ध में फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाकिस्तान की जीत का ढोंग रचा था, कई बड़े झूठे दावे किए थे, और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जीत के झूठे दावे कर रहा है। अयूब खान 1959 के बाद मरते दम तक फील्ड मार्शल रहे, जबकि असीम मुनीर भी मरते दम तक फील्ड मार्शल ही रहेंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल रिटायर नहीं होते। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट में फील्ड मार्शल नहीं होता है, फील्ड मार्शल होता है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद पाकिस्तान में लोग इस प्रमोशन पर सवाल उठाने लगे हैं। असीम मुनीर 8 महीने तक आईएसआई चीफ भी रहे, जो कि अब तक का सबसे छोटा टेन्योर है। आमतौर पर पाकिस्तान में आईएसआई चीफ को आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, हालांकि अभी आईएसआई जो चीफ हैं वो एनएसए भी बन चुके हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान असीम मुनीर को पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन किस तरह अपने प्रतिद्वंदियों को ओवरटेक कर असीम मुनीर ने बड़े पद हथियाए, ये भी समझ लेते हैं। वर्ष 2022 में आर्मी चीफ के पद के लिए असीम मुनीर के साथ 6 संभावित दावेदार थे। वो नाम भी देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। लेकिन कहा जाता है कि असीम मुनीर ने इन सबको किनारे लगाकर प्रमोशन ले लिया। पहले वो आर्मी चीफ बन गए और अब फील्ड मार्शल बन गए। मुनीर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खुफिया नेटवर्क का उपयोग किया। आईएसआई प्रमुख के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें सैन्य और राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण जानकारियां और जरूरी प्रभाव दिया। शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के साथ उनकी निकटता ने उन्हें इमरान खान के प्रभाव को कम करने में मदद की। मुनीर ने अपनी छवि को एक मजबूत कट्टर इस्लामी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया, जो पाकिस्तान की जनता और सेना के एक बड़े वर्ग में लोकप्रिय है। और जनरल बाजवा जैसे वरिष्ठ नेताओं और सेना के भीतर अपने नेटवर्क का उपयोग करके उन्होंने अन्य दावेदारों को पीछे छोड़ दिया। फिलहाल पाकिस्तान में भी मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के कई पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि तमाम लोगों की हत्या के आरोपी असीम मुनीर को आखिर प्रमोशन क्यों दिया गया? क्या यह प्रमोशन तख्ता पलट का रास्ता आसान करने का एक तरीका है? जनरल असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही पाकिस्तान की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक इस वक्त पूरा पाकिस्तान धधक रहा है। जरा तस्वीरों को देखिए अब आप समझ जाएंगे कि शहबाज शरीफ
और जनरल मुनीर की नीतियों से पूरा पाकिस्तान अब गृह युद्ध की आग में चल रहा है। पहली तस्वीर पंजाब के सिंध प्रांत की है, जहां शहबाज सरकार के एक फैसले के विरोध में ऐसा हिंसक प्रदर्शन हुआ कि वहां के गृह मंत्री तक का घर जला दिया गया। दुकानों में लूटपाट की गई, गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को जमकर पीटा। हालात गृह युद्ध से भी ज्यादा खराब हो गए। दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान की, आर्मी स्कूल की एक बस को बम धमाके से उड़ा दिया गया। इस हमले में 5 बच्चों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस हमले के पीछे बलोच विद्रोहियों का हाथ होने की आशंका जताई है। वही विद्रोही जो लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सत्य यह है कि इस तरह की घटनाओं से फील्ड मार्शल बने जनरल मुनीर के बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन घटनाओं की आग ही उनके करियर का ईंधन है। जनता की जितनी बगावत, मुनीर की उतनी तरक्की। पाकिस्तानी आर्मी की जितनी हार, मुनीर का उतना रुतबा। दरअसल जनरल मुनीर की डिक्शनरी में जीत जैसा शब्द कभी जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनकी डिक्शनरी में हार का अर्थ भी प्रमोशन बताया गया। इसीलिए भारत से पिटने के बाद उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बलूचिस्तान में जो ट्रेन घटनाक्रम हुआ था, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा जाता है कि मुनीर ने पहलगाम का हमला प्लान करवाया, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल बलूचिस्तान की आग अभी बुझी नहीं थी कि अब सिंध भी जल उठा। बलोच विद्रोहियों की आजादी की जंग के बाद अब सिंध ने भी बगावत का झंडा थाम लिया है। इस विद्रोह की शुरुआत मामूली विरोध से हुई। 18 मई को वहां जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट नाम के संगठन ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन सिंध को अलग देश घोषित करने की मांग पर किया गया। उसके बाद आज वहां नहर प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट खेती के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ और कुछ ही देर में हिंसक हो गया। दोपहर तक तो सिंध के तमाम इलाकों में आगजनी और खून खराबे की खबरें आने लगी। हालांकि 18 मई को हुए प्रदर्शन और आज हुए प्रदर्शन का मुद्दा अलग था, लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं है कि सिंध की आजादी की मांग के 3 दिन के अंदर ही वहां हिंसा शुरू हो गई है। हमने सिंध में आज हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में सिंध की वो तस्वीरें हैं जो शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान वाले दर्द की याद दिलाएंगे। ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नौशे हरो फिरोज जिले की है। वो इलाका जहां शहबाज शरीफ के सहयोगी बिलावल भुट्टो की पार्टी की सरकार है। लेकिन इस भीड़ ने उसी सरकार के गृह मंत्री जियाउल हसन का वीवीआईपी बंगला जलाकर राख कर दिया। दीवारों पर लगे एसी तोड़ डाले गए। फर्नीचर को फूंक दिया और मंत्री के आलीशान बंगले को मलबे में तब्दील कर दिया। जाहिर है सिंध प्रांत के गृह मंत्री को हाई प्रोफाइल सुरक्षा भी मिली होगी, लेकिन भारी भीड़ के आगे वो सुरक्षा कर्मी खुद की रक्षा भी नहीं कर पाए। भीड़ ने जियाउल हसन के सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गलत आया। दहशत पैदा करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की, ताकि पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों के करीब आने की हिम्मत न जुटा पाए। शहबाज शरीफ के नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रही भीड़ ने सिंध में एक साथ कई जगह धावा बोला। गृह मंत्री का बंगला जलाने के बाद वहां सड़क पर गाड़ियों में आग लगाई गई, ट्रकों से सामान लूटा गया, कई दुकानों को भी जलाकर राख कर दिया गया। ये गड्डी को बाहर लग गई है और वे पर उपयोग वाला टैंकर है। एक वीडियो में वहां कई लोग यूरिया की बोरियों से भरे ट्रक को लूटते नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारी ट्रक पर लदी बोरियों को नीचे फेंक रहे थे, तो मोटरसाइकिल पर बैठे लोग उन्हें लाद कर ले जा रहे थे। सिंध में सुबह के वक्त शुरू हुआ ये प्रदर्शन दोपहर तक पूरी तरह हिंसक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दरअसल शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान में चाहे वो सिंध हो,
बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, हर जगह अब विद्रोह शुरू हो गया है। पाकिस्तान में यह सब पहले भी होता था, वहां पे बहुत डाइवर्सिटी है और इससे निपटने के लिए वो हमेशा एक इस्लाम का नारा लगाते थे और भारत से जंग मोल लेते थे। लेकिन इस बार ये दोनों चीजें भी काम नहीं कर पाई हैं। भारत से हार गए हैं और इस्लाम के नाम पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश फेल हो चुकी है, जिसका उदाहरण लाल मस्जिद से हम पहले ही देख चुके हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित घोषित कर दिया है। उस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई उस अधिकारी की गतिविधियों को लेकर की गई है जो भारत में उसकी राजनयिक स्थिति के अनुरूप नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए केंद्र सरकार का मिशन आज से शुरू हो गया है। इस मिशन के तहत सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड के पास अमेरिकी सेना बांग्लादेश की आर्मी के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इसी आइलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका पर शेख हसीना को गद्दी से हटाने का आरोप है। इस इलाके से म्यांमार, भारत, चीन और मलका स्ट्रेट के व्यापार पर अमेरिका नजर रखना चाहता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का कंप्यूटर के जरिए ड्रॉ निकाला गया है, जिसके तहत कुल 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन भी हुआ है, जिसमें 30 नक्सली मारे गए हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज भी शामिल है। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी कामयाबी बताया है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि सरकार नक्सलवाद के अंत के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बाउंसर शब्द का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के मन में भय, चिंता और आतंक पैदा करना है, जो किसी भी सभ्य व्यवस्था में अनुचित है। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। केंद्र ने भाखड़ा डैम की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की फोर्स तैनात कर दी थी और बांध के सभी गेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शेरों की गिनती के बाद नए आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2020 में शेरों की संख्या 674 थी, जो अब बढ़कर 891 हो गई है। इनमें 196 शेर, 330 शेरनियां और 225 शावक शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के साथ मौसम बदल गया। कई इलाकों में ओले भी गिरे। इस बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका में विनाशकारी हथियारों की, जिसे वो पूरी दुनिया में विनाश ला सकता है। अमेरिका ने आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के विंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ है। इस टेस्ट का मकसद अमेरिका के परमाणु हथियारों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को दिखाना था। इससे पहले भी अमेरिका में इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप ने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया जिसके तहत वो दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने जा रहा है। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम रूस की आईसीबीएम मिसाइलों से अमेरिका की सुरक्षा करने में मददगार साबित होगा। जबकि मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पहले ही अमेरिकी सेना में शामिल किया जा चुका है। यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। पहले बात करते हैं ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट की। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो, जो रूस के S-500 से भी कई गुना शक्तिशाली हो, जो दुनिया के किसी भी ताकतवर मिसाइल को हवा में ध्वस्त कर दे। और ट्रंप ने अपने सपने को पूरा करने का काम अपने बेहद खास इलॉन मस्क को सौंपा है। इलॉन मस्क स्पेसएक्स के मालिक हैं और धरती से फैल्कन रॉकेट के जरिए हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा चुके हैं। इस काम में उन्हें महारत हासिल है, लेकिन पहली बार मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का काम मिला, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट अमेरिका को और भी शक्तिशाली बना देगा। इसे समझते हैं। गोल्डन डोम को लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि यह मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो 3 तरह के हमलों को नाकाम कर सकता है। स्पेस लॉन्च वेपन्स का हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमले। ये स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर के जरिए काम करेगा। शुरुआत में इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 14,52,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ चुका है। वर्ष 2029 तक इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी इस न्यूज रील में देखिए कि आखिर ट्रंप ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर क्या कुछ कहा है।
और फिक्र में बात करते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा की, जिस पर पहलगाम वाली राजनीति हो रही है। जिस तरह पहलगाम में आतंकियों के टारगेट पर हिंदू थे, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अप्रैल में हुए दंगे में हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये कोई दावा नहीं है, बल्कि मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई नई रिपोर्ट पर हो रही राजनीति को समझिए। एक तरफ मुर्शिदाबाद की हिंसा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 का वो आतंकी अटैक है। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की मंशा पहलगाम के आतंकियों जैसी थी। TV9 भारतवर्ष के पास रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें 11 अप्रैल 2025 की पूरी कहानी बताई गई है। बार बार हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि हिंदुओं को टारगेट कर दंगाइयों ने हमला किया था। सियासी तौर पर बीजेपी ने इसकी तुलना पहलगाम से की है। ऐसे में हमने एक टेबल बनाया है जो बताता है कि बीजेपी ने कैसे दोनों घटनाओं को आमने सामने रखकर टीएमसी को अपने निशाने पर ले लिया। पहलगाम में क्या हुआ था? हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट में यह लिखा है कि दंगे के दौरान हिंदू घरों को टारगेट किया गया था। पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। मुर्शिदाबाद में धर्म देखकर घर जलाए गए, हिंदुओं के घरों में मंदिर नष्ट किए गए। ऐसे आरोप बीजेपी भी लगा रही है और रिपोर्ट में भी कहा गया है। पहलगाम में आतंकियों ने ऐसी जगह चुनी जहां मदद पहुंचने में देर लगे। वहीं मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदू घरों में पानी का कनेक्शन काट दिया था ताकि आग लगाने के बाद उसे बुझाया ना जा सके। पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की आग में 113 घर प्रभावित हुए, इसमें ज्यादातर घर हिंदुओं के थे। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। पहलगाम में आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने पहले अटैक के बाद यह देखा कि हिंदुओं के कितने घर बचे हुए हैं, उसके बाद इन घरों को टारगेट किया। पहलगाम में पर्यटकों को आतंकियों ने धमकी दी थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने गांव वालों को धमकी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू पलायन को मजबूर हुए। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी। इसकी जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें से 1 मानवाधिकार अधिकारी और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति। कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मुर्शिदाबाद हमलों में टीएमसी नेताओं की संलिप्तता और पुलिस की नाकामी है और हिंसा के दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया। ममता सरकार की पुलिस पर भी कई सवाल उठे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। यह भी कहा गया है कि जानकारी मिलने पर भी पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर हिंसा रोकने में पुलिस नाकाम दिखी। हिंदू पीड़ित परिवारों के फोन पर भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। कानून व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि दंगाइयों के डर से महिलाएं घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हुई। रिपोर्ट में सिर्फ बंगाल पुलिस पर ही सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि टीएमसी नेताओं की संलिप्तता का भी जिक्र किया गया है। यह बताया गया है कि टीएमसी के स्थानीय नेता प्रत्यक्ष रूप से इस हिंसा में शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने हिंसा का नेतृत्व किया। यह भी कहा गया है कि टीएमसी के स्थानीय पार्षद की मौजूदगी में हिंसा हुई। टीएमसी नेता के सामने ही हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने घर में रखे महिलाओं के सारे कपड़े जला दिए। हिंदुओं की दुकानों में घुसकर सारे जरूरी कागजात जला दिए। यह भी कहा गया है कि पहली बार हमले के बाद स्थानीय टीएमसी नेता इलाके में गए थे। यह देखा था कि कितने हिंदू परिवार हैं और कितनों के घर बचे हुए हैं। यह भी कहा गया है कि हिंदुओं के घरों की निशानदेही के बाद हमला किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति कैसी रही होगी और क्यों हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन कर रहे हैं। क्यों हिंदू परिवार रातों रात घर, जमीन, दुकान सब छोड़कर पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में जा रहे थे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी का कहना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को लेकर टीएमसी की सोच उजागर हो चुकी है। टीएमसी का नकाब उतर चुका है। टीएमसी के नेता बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला नहीं रोक सके। अब मुर्शिदाबाद हिंसा पर बेवजह पहलगाम वाली राजनीति की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू घरों में पानी कनेक्शन काटा गया ताकि आग ना बुझ सके। इस पर टीएमसी के नेताओं की दलील है कि बंगाल में सबको हमने ही पानी दिया है, इसे बंद क्यों करेंगे। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को बंगाल से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा पर डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against. रुक नहीं सके तो इस टाइम में ये अमित मालव को और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। They reported that it was a conspiracy, a political conspiracy of TMC and BJP. And secondly, police did not help. People 3-4 hours asking for help. Nobody went. Allow the criminals to attack. आपको बता दें कि 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हुई थी। दिन दहाड़े हिंदुओं को टारगेट किया गया था। यह हिंसा 12 अप्रैल तक चली। इस दिन भी कई इलाकों में हिंदू परिवारों पर हमले किए गए थे। इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था। अब तक इस मामले में 300 FIR दर्ज है, 400 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि इन इलाकों में अब हिंदू कितने सुरक्षित हैं? इन इलाकों में वर्षों से रह रहे हिंदुओं का भय कैसे खत्म होगा? कैसी सरकार, ऐसी पुलिस पर वो भरोसा कर पाएंगे? और इन सवालों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल से अब दिल्ली की राजनीति पर आते हैं, जहां सर्वदलीय डेलीगेशन पर शुरू हुई राजनीति ब्रेकलेस दिख रही है। कांग्रेस ने आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाते हुए 2 बड़े सवाल किए और कई तथ्यों के आधार पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से 2 सवाल पूछे। पहला, दुनिया को जानकारी देने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजा जा रहा है। देश को जानकारी देने के लिए संसद विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्या यह संसद और लोकतंत्र का अपमान नहीं? दूसरा सवाल, 11 वर्षों से विदेश नीति का डंका बजने की बात की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ संघर्ष के वक्त हमारे साथ खुलकर कोई देश क्यों नहीं आया? इन दोनों सवालों के जरिए सरकार को घेरने के साथ साथ जयराम रमेश ने इवेंट मैनेजमेंट का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में तब के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को बुलाया था। ISI को पठानकोट बेस कैंप दिखाया। बिन बुलाए पाक जाकर नवाज शरीफ से मिले, लेकिन भारत को क्या हासिल हुआ? जयराम रमेश ने यह पूछा कि चीन के राष्ट्रपति को हमारे पीएम ने झूला झुलाया, लेकिन चीन खुलकर पाक के साथ आया। आखिर क्यों? भूकंप के वक्त जिस तुर्की को हमने मदद की, उसने पाक को हमारे खिलाफ ड्रोन दिया। आखिर क्यों? पीएम ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, लेकिन उसी ट्रंप ने व्यापार रोकने की धमकी देकर मध्यस्थता की बात कही। आखिर क्यों? कुल मिलाकर कांग्रेस के हमले आज काफी तीखे थे। वो बीजेपी को किसी स्तर पर छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे थे, फिर चाहे वो डेलीगेशन का मुद्दा हो या संसद के विशेष सत्र का। कांग्रेस तो यहां तक आरोप लगा रही है कि डेलीगेशन को विदेश भेजना असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे, जबकि सर्वदलीय डेलीगेशन भारत की बात बताने जा रहा है। जो गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमलों को लेकर, चीन को लेकर, इससे ध्यान हटाने के लिए पहली तो जाति जनगणना कराएंगे, इस बीच घोषणा कर दी। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। जो इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए की जा रहे हैं बाहर, ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही। मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। आपके नेता या तो ध्यान लगाने को विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। मेरी शुभकामना है कि जो डेलीगेशन जा रहे हैं सफल हों, लेकिन कुछ सवालात तो उठेंगे। ये सवाल उठेंगे कि कांग्रेस में ही तोड़ फोड़ करके डेलीगेशन बनाया, तो ये तो तोड़ फोड़ डेलीगेशन है।
पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, कैसे नफरत फैलाता है हिंदुस्तान के अंदर और किस तरह की दोहरी बात करता है, ये भी पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। और ये सांसदों का डेलीगेशन, ये देश का डेलीगेशन है, देश की बात को रखेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इस समय पर जब पूरा देश एकजुट है तो सवालिया निशान खड़े करना, मैं मानती हूँ, गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जो एक बना हुआ है देश में। इन राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के बीच 59 सांसदों की 7 टीम दुनिया के 33 देशों में भेजी जा रही है। ये सांसद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब 2 अपडेट सुप्रीम कोर्ट से ले लेते हैं। एक खबर अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी से जुड़ी है। दूसरे पार्ट में आपको वक्फ संशोधन कानून पर सरकार की दलीलों की जानकारी देंगे। पहले आते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें यह राहत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लिखी पोस्ट के मामले में मिली है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर का पक्ष रखा। कोर्ट रूम में जज के सामने उनकी पोस्ट पढ़ी गई, लेकिन सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को लेकर जो टिप्पणी की है वो बहुत अहम है। कोर्ट ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है, राय रखने का अधिकार है, राय रखने का अधिकार है, लेकिन इसे देते समय ध्यान रखना चाहिए। इन मौकों पर सस्ती लोकप्रियता पाने की क्या जरूरत है? बोलने की आजादी का अधिकार है, लेकिन कर्तव्य कहां है? पूरा देश पिछले 75 साल से सिर्फ अधिकार बांट रहा है, कर्तव्य नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानबूझकर शब्दों का चयन अपमान करने और दूसरे पक्ष को असहज करने के लिए किया जाता है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि वो बयान कहां है जिसमें आरोपी ने महिला अधिकारियों का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। इसके अलावा बयान की जांच के लिए 24 घंटे में SIT बनाने का निर्देश भी दिया, यानी जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने प्रोफेसर को भी ये निर्देश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दे पर कोई लेख या ऑनलाइन पोस्ट नहीं लिखा जाए, ना ही कोई भाषण दिया जाए। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर 2 FIR दर्ज हुई थी। उन पर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला अफसरों को लेकर टिप्पणी का आरोप लगा। अब वक्फ वाला चैप्टर खोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी संशोधित कानून पर सुनवाई हुई। कल कानून के खिलाफ दलील दी गई थी। CJI समेत 2 जजों की बेंच के सामने आज केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार ने 1923 से चली आ रही समस्या को खत्म करने की कोशिश की है, जिसमें सभी हितधारकों से विचार विमर्श किया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल एक चैरिटी यानी दान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारी सिर्फ रिकॉर्ड में बदलाव कर सकते हैं, मालिकाना हक का निर्णय कोर्ट द्वारा ही हो सकता है। सरकार ने आज फिर कहा कि उनका हलफनामा वक्फ बाय यूजर सरकारी संपत्ति और नियुक्तियों तक ही सीमित है। तुषार मेहता ने दलील दी कि एक झूठी कहानी बनाई जा रही है कि वक्फ छीना जा रहा है, यह देश को गुमराह करने की कोशिश है। CJI BR गवई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो तस्वीर पेश की जा रही है वह यह है कि एक बार कलेक्टर जांच कर ले तो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी और एक बार जांच पूरी हो जाने पर पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि हमें स्वामित्व के लिए टाइटल सूट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। अब आपको इंडियन नेवी के गौरवशाली इतिहास की एक झलक दिखाते हैं। एक दौर था जब समंदर में ऐसे जहाज तैरते थे जो नारियल के रेशों और रस्सियों को सिल कर बनाए जाते थे, यानी उनके किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से जो जोड़ने के लिए कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इंडियन नेवी ने वैसा ही जहाज समंदर में उतार दिया है, यानी सिला हुआ जहाज। आप इसे भारतीय नौसेना का सिलाई पोत भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंडियन नेवी के इस सिलाई पोत का नाम है INSV कौंडिया। इसे कर्नाटक के कारवार स्थित नेवी बेस से समंदर में उतारा गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह जहाज पूरी तरह लकड़ी से बना है और उसमें एक भी कील या किसी आधुनिक धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस जहाज को केरल के कारीगरों ने
पारंपरिक तरीके से सिलाई करके बनाया है। इस तरह के जहाज़ 5वीं सदी में समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज के दौर में इसे बनाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरह का कोई भी पुराना जहाज़ मौजूद नहीं था। इसीलिए अजंता की गुफाओं में बनी एक पुराने समुद्री जहाज़ की पेंटिंग से इसे डिज़ाइन तैयार किया गया। उसके बाद IIT मद्रास की मदद से पानी में इसका परीक्षण किया गया और इंडियन नेवी ने खुद इसकी मजबूती को जांचा है। INSV कौंडिया को समुद्री व्यापार के लिए तैयार किया गया है। अब ये समंदर में उतरकर इतिहास की उन यात्राओं को दोहराएगा जो कभी भारत से ओमान के बंदरगाहों तक जाती थी।